देखिए इसमें आपका ज्वालामुखी चैप्टर है। इसके पहले आपने कल भूकंप पढ़ा, तो कल आपको इसमें बताया गया था कि चाहे ज्वालामुखी हो और चाहे भूकंप हो, सबका अध्ययन जो किया जाता है वो नवीन थियोरी आ गई है, नवीन सिद्धांत आ गया है। इसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थियोरी। तो ये मुख्य रूप से जो पेटियां हैं ज्वालामुखी और भूकंप की, उसको कल आपको बताया गया था परिप्रशांत पेटी, यही मुख्य हमने कल आपको उसको बताया था। अब यहाँ पर अगर अनुमान पूरा हो गया तो ज्वालामुखी है, और नहीं पूरा हो पाया तो भूकंप है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में यहाँ देखिए सबसे पहला जो पदार्थ है वो गैस और जलवाष्प है। इस पर हम बहुत कम ध्यान आकृष्ट कर पाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही आपका है, क्योंकि अगर किसी क्षेत्र से ये चीज़ें निकल रही हैं तो समझ जाइए कि वहाँ से ज्वालामुखी की उत्पत्ति अब होने वाली है। भूकंप का तो कोई साक्ष्य नहीं बन पाया है, भूकंप तो पता नहीं चल पाता कि अभी भूकंप यहाँ आ जाएगा, 2 मिनट बाद आ जाएगा, 5 मिनट बाद आ जाएगा। हालांकि कुछ गैसें निकलनी शुरू होती हैं, रेडार इत्यादि, लेकिन ये तो तय होते हैं, ये क्षेत्र तय होते हैं, क्योंकि ये लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यहाँ से उसके छिद्र से तप्त गैस, लावा, राख और जलवाष्प, इसमें मैग्मा और लावा के बारे में अंतर आपको बता दिया गया है। जब तक वो पदार्थ अंदर है तब तक मैग्मा है, जब बाहर निकल आया तो लावा हो सकता है, वो लावा बन जाएगा। इतनी गैसें निकल रही, मतलब निकलने वाले सभी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी चीजें हैं? गैस और जलवाष्प। ये पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया कि ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण चीजें कौन सी होती हैं? तो उसमें गैस और जलवाष्प है। इसका परसेंटेज कितना है? 60 से 90%। अब इसमें सबसे प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, नाइट्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, कार्बन मोनो। पर्यावरण अध्ययन जब आप पढ़ते हैं तो कार्बन मोनो को बहुत महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं, क्योंकि ये एकदम घोटू गैस इसको कहते हैं। आपसे परीक्षा में पर्यावरण वाले टॉपिक में प्रश्न पूछा जाता है, साइंस में पूछा जाएगा, सोशल में भी साइंस पूछा जाएगा, तो इस नाते कार्बन मोनो को दम घोटू गैस कहते हैं। इसके बाद फिर अगली गैस यहाँ निकल रही है हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर है हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहाँ रही बात गैसों की, तो गैस का अध्ययन आप करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं जियोबायोकेमिकल साइकिल, भूजैव रसायन चक्र, उसमें हाइड्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ये चीजें पढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहला पदार्थ गैस और जलवाष्प हो गया, दूसरा पदार्थ विखंडित पदार्थ। ये तो गैस के रूप में था, जलवाष्प के रूप में था। आपके वायुमंडल में भी जलवाष्प की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको जब आप वायुमंडल पढ़ते हैं तब जलवाष्प अच्छी तरह से पढ़ते हैं। यहाँ विखंडित मतलब टूटे फूटे पदार्थ जो निकल रहे हैं उनसे भी प्रश्न है। टफ क्या है? जो धूल और राख के बड़े बने टुकड़े निकल रहे हैं उनको टफ कह रहे हैं। मटर के आकार के जो टुकड़े ज्वालामुखी से निकल रहे हैं उसको लैपिली कह रहे हैं। बम, वहां भी बम निकल रहा है, तो वहां भी कुछ इंच से लेकर के कुछ फीट तक के निकलने वाले पदार्थ हैं, वो बम है। ब्रेसिया क्या है? जब कोणाकार आकृति वाले पदार्थ निकल रहे हैं उसे ब्रेसिया कहते हैं। तो आपके पास फिर 4 प्रश्न पैदा हो गए, टफ, लैपली, बम, ब्रेसिया। फिर इसके बाद लावा। अभी आपने पढ़ा जब तक नीचे था तब तक मैग्मा था, जब ऊपर आ गया तो लावा हो गया। इसी तरह से लावा जो है जब तक भूगर्भ में था तब तक मैग्मा था, जब धरातल पे आया तो लावा बना, और जब लावा बना तो 2 भागों में उसका अध्ययन किया गया। पहला क्या किया गया? एसिड लावा, अम्लीय लावा। अम्लीय लावा, और ये हल्का लावा है। तो अम्लीय लावा जो होता है ये गाढ़ा है, इस नाते कभी कभी ये छिद्र में ही जमा हो जाता है, और जब छिद्र में जमा हो जाएगा तो अलग आकृतियां आप पढ़ेंगे चट्टान में, आग्नेय चट्टान में। लेकिन यहाँ पर ऊपर आने पर शंकु का निर्माण हो रहा है, जिसमें 2 उदाहरण दिए गए। स्ट्राम्बोली, जिसे जागृत ज्वालामुखी कहा जाता है, भूमध्य सागर में स्थित है। इटली के
लिपारी द्वीप पर स्थित है स्ट्राम्बोली, और दूसरा है पाई डी डोम फ्रांस में। फिर हल्का पतला वाले में लावा जो निकल रहा है उससे शंख बनेगा, लेकिन चपटा शंख बनेगा, क्योंकि पतला लावा होगा दूर तक फैलेगा। दूर तक फैलने के नाते इसका एक उदाहरण दिया गया है मोना लोआ ज्वालामुखी जो हवाई द्वीप पर स्थित है। अब क्वेश्चन उठता है हवाई द्वीप कहाँ है? हवाई द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर के बीच में हवाई द्वीप स्थित है। हवाई द्वीप पर भी संयुक्त राज्य अमेरिका का कब्जा है और वहाँ पर उसका सामरिक अड्डा है। तो इस तरह से इसको आज जानते रहेंगे। हवाई द्वीप बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके बाद फिर अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। तो ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से हैं? तो ये तो धरातल के नीचे है। धरातल के नीचे से भी कई संरचनाएं बनेंगी जिसका अध्ययन आप चट्टान में पढ़ेंगे कि चट्टान आग्नेय चट्टान द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो उसमें इसके आंतरिक भाग में जो चीजें बनी है उसका अध्ययन कर लेते हैं। मौके पर यहाँ जो हम अध्ययन करेंगे इसके पार्ट, ये ज्वालामुखी छिद्र है। छिद्र जब बढ़ेगा क्रेटर बनेगा, क्रेटर और आगे बढ़ेगा तो कार्डेरा बनेगा। हो सकता है इस शंख के ऊपर इस तरह की स्थिति मिले, हो सकता है न भी मिले, दोनों बातें हो सकती हैं। इसके बाद ये मेन वाली जो संरचना है ये ज्वालामुखी पाइप की है और अब शंख का धीरे धीरे परत दर परत जमाव होता जा रहा है। तो इससे जो संरचना बनी वो शंख, अभी आपने पढ़ा है गणित में भी शंख पढ़ते हैं। शंख की संरचना इस तरह से होती है, इसका अध्ययन आप करते हैं। फिर इसके बाद अब यहाँ जो विभाजन ज्वालामुखी का बनेगा वो दो टाइप से बनेगा। एक सक्रियता के आधार पर बनेगा और दूसरा उसकी रासायनिक संरचना के आधार पर बनेगा। सक्रियता के आधार पर उसको तीन भागों में बांटा गया। ऐसे ज्वालामुखी जिनका उद्गार हुआ वो आज तक बंद ही नहीं हुआ, वो धधक रहे हैं उसी तरह से, उनके अंदर की ज्वाला उसी तरह से धधक रही है। तो कुछ आदमी होते हैं तो थोड़ी देर झगड़ा करके शांत हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की ज्वाला हमेशा धधकती रहती है। तो इसी तरह से ये सक्रिय हैं, हमेशा धधक रहे हैं और इनकी संख्या कितनी है? 500 है पूरे विश्व में। ये सक्रिय ज्वालामुखी के उद्गार है, इनका विस्तृत वर्णन आगे यहाँ दिया गया है। दूसरा प्रसुप्त है, ये इनसे भी खतरनाक निकले, कभी कभी उद्गार करेंगे। ये तो कुछ देर झगड़ा करके फिर बहुत बढ़िया दोस्ती कर लेंगे और उसके बाद धोखा दे देंगे। तो इस तरह के जो है वो प्रसुप्त हैं। मालूम होगा कि शांत हो गए हैं, लेकिन जब समय आएगा तो उद्गार कर देंगे। तो इनको प्रसुप्त की श्रेणी में रखा गया। शांत है बेचारे, एकदम शांत हो गए। जैसे दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत में जो पठार का निर्माण हुआ है वहाँ आप सब शांत हो गए हैं, शांत ज्वालामुखी हो गए हैं। तो यहाँ पर फिर अब सक्रिय ज्वालामुखियों में देखिए उदाहरण विश्व में दिए गए हैं। पहला किलाई ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप की चर्चा हमने कर दी। हवाई द्वीप कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में। मानचित्रीकरण में उसको आपको दिखाया जाएगा। दूसरा है लांगीला। लांगीला जो है वो पपुआ न्यू गिनी में। पपुआ न्यू गिनी जो है ये क्षेत्र अटलांटिक महासागर से संबंधित मैक्सिको की खाड़ी में पूर्व में स्थित है, उसका भी मानचित्रीकरण किया जाएगा। तीसरा है समेरु या सुमेरु पर्वत ज्वालामुखी, इंडोनेशिया के क्षेत्र में जावा द्वीप पर ये स्थित है। फिर इसके बाद माउंट एटना, इटली, यूरोप महाद्वीप। फिर ये भी यूरोप महाद्वीप में इटली, स्ट्राम्बोली के लिपारी द्वीप। स्ट्राम्बोली जो है इटली के लिपारी द्वीप पर है। कोटापैक्सी ये इक्वेडोर, ये दक्षिण अमेरिका में है। माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित जागृत ज्वालामुखी। चूंकि जहां पर भी प्लेटें विनाशात्मक मिलेंगी वहीं पर भूकंप और ज्वालामुखी की क्रिया होगी संभव। बैरन द्वीप आपके भारत में स्थित ये एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। फिर अगला है मोना लोआ, ये भी हवाई द्वीप पर है। फिर ओजोस डेल सलाडो, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। और 11 नंबर पे है माउंट इरेबस जो अंटार्कटिका के रासद्वीप पर स्थित है। इस तरह से इसमें आपने अध्ययन किया। अभी आधा अध्ययन इसमें पूरा हुआ ज्वालामुखी का और सक्रिय तक आप पहुंचे हैं। अब आपको प्रसुप्त का अध्ययन करना है,
शांत का अध्ययन करना है, ज्वालामुखी की पेटियां पढ़नी है और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत पढ़ने हैं। जब इतना पढ़ लेंगे तब जाकर के ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा और कहीं भी आपसे इससे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप हल करने में सक्षम होंगे।